अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम सबसे अहम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो सी पैक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अभी जो पाक चाइना जो पोलिटिकल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म उसकी मीटिंग हुई, उसके अंदर एक चीज़ हमें अच्छी ये नज़र आई कि तमाम सियासी जमातें बशमूल वो जमातें जिनको हम पिछले 1-2 साल से टेररिस्ट भी, फसादी भी, सब कुछ करार दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक मकसद के लिए और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम को सारे एक छत के नीचे एटलीस्ट नजर आए। खा वो चीन की ही कोशिशों से हुआ, एक पॉजिटिव साइन था, लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान की अभी भी डेवलपमेंट के हवाले से जो चीन ने भी कंसर्न अभी जाहिर किए हैं, उसके अंदर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर बरकरार हैं, जिसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ हमने वज़ारत दाखिला में बड़ा अहम इजलास देखा। वज़ीर दाखिला ने ख़ास तौर के ऊपर जो चाइनीज़ और फॉरनर्स यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया। और आज प्राइम मिनिस्टर की सदारत में एपेक्स कमेटी जो नेशनल हमारा एक्शन प्लान बना था 2014 के बाद, उसको एक दफ़ा फिर ज़रा हमें रिवाइवल उसकी करने की ज़रूरत पड़ी है कि ये जो मामलात किस तरफ संगीनी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे मौज़ूआत पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं और पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो सियासी इस्तेहकाम और जो सिक्योरिटी मामलात हैं इनको कैसे देखना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं पाकिस्तान के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लोधी साहब टाइम देने का। वालेकुम। और ये जो बुनियादी एक नुकता हमने कल अच्छा साइन भी देखा कि एटलीस्ट एक तवील अरसे के बाद जो है कि हमने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें तमाम हलकों से, चाहे वो अपोजिशन है हुकूमत है, हम सुन रहे थे, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी सामने आए हैं सिक्योरिटी एतबार के हवाले से। तो ये कहाँ पे कमज़ोरी हमसे कहाँ हो गई कि बहुत मेहनत की हमने, बड़ी कुर्बानियाँ भी दी, बहुत अचीव भी किया हमने पिछले चंद सालों के अंदर, फिर चाइना को इतना खुल के, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बातें सारी होती हैं लेकिन इससे खुल के कभी चीन जो है बोलता नहीं है, वो हमें नज़र आ रहा है कि बोल रहा है। तो कहाँ खामियाँ रह गई हैं, उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। पहले एक छोटी सी बात मैं ज़रा हट के कर लूँ कि जिस तरीके से हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी एक बात पे मिल के बैठे थे, काश ये हम दुआ करें सब कि काश के ऐसा हो कि जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसके लिए भी ये इकट्ठे बैठ के बातचीत करें और बिल्कुल निकालें। ये तो पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, दुआ भी है और कोशिश भी है। तो इस दुआ के साथ, और फिर ये कि इसका मतलब मुमकिन भी है, क्योंकि अगर कल बैठ सकते थे तो आज भी बैठ सकते हैं और आने वाली कल में भी बैठ सकते हैं। अच्छा, ये देखें चाइना और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात है, इसमें जहाँ इंटरेस्ट पाकिस्तान का भी बहुत है, इसमें चाइना का इंटरेस्ट भी है। और इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो आसानी पैदा करती हैं कि आपको डिसीजन मेकिंग में, कि आपको जब फैसला करना हो कि इधर होना है या उधर होना है तो फिर कैसे होना है। सबसे पहली बात तो आपको जो तारीख है ताल्लुकात की, उसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए कि किसके साथ आपकी जो ताल्लुकात है मुस्तहकम तरीके से चले हैं, बढ़ते चले गए हैं, और कौन है जो कभी आपको धुले हुए कपड़े की तरह फेंक देता है, कभी दे देता है। ये एक तो ये बात है। दूसरी बात देखिए कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान, वहाँ पे किसका असर रसूख है, जो अफगानिस्तान है वहाँ पे किसका असर रसूख है, जो सेंट्रल एशिया है उसका वहाँ पर किसका असर रसूख है, जोग्राफिकली जोग्राफियाई तौर पे हमारे करीब कौन है, और जो हमारा दुश्मन है हिंदुस्तान, उसके साथ किसकी दुश्मनी है। तो ये सारी चीजें अगर आप सामने रखें तो मेरा ख्याल है ये फैसला करना कोई मुश्किल कतन भी नहीं है कि अगर हमारे पास चॉइस हो तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। अब ये जो बात आपने की कि ये जो कल उससे पहले आपको पता है बहुत हाई लेवल हमारा वक्त जो है, वज़ीर आज़म साहब भी थे, आर्मी चीफ भी थे, चाइना गए हैं, 5 दिन वहाँ विजिट किया, बड़ा लंबा चौड़ा विजिट किया है। गो के कुछ लोगों ने बहुत उसको जरा खराब करने की कोशिश की। देखिए, हमेशा जब बड़े मुल्क जब थोड़ी देर के लिए अगर वो खामोश हो जाएं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना, आपको डिप्लोमेटिकली थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। ये थोड़ी होता है कि, और फिर ये कि उन ममालिक के जो अखबारात हैं जिनके यहाँ पर इंटरेस्ट चाइना से टकराव खाते हैं, उनकी बातों पे यकीन करके अगर आप चीज़ों को फैलाना शुरू कर दें तो वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन जो आपने जिस बात का इंडिकेट किया, जो कि हकीकत है, चाइना ने अपनी तमाम जो डिप्लोमेसी, वो धीमी डिप्लोमेसी के बावजूद उन्होंने 2 बातें बड़े वादे तौर पे कही हैं, आपने दोनों का जिक्र भी किया है। एक तो जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, एक जो इंटरनल स्टेबिलिटी है। और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा कि जी जिस आपका चाइना ने तब तरक्की की जब हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी ठीक हो गई। वो ऐसे ही कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल आपको बता सकते हैं कि और ये मई 2023 में मुझे याद पड़ता है जब वज़ीर ख़ारजा उनके आए थे बिलावल भुट्टो साहब के साथ, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एग्जैक्टली यही वर्ड यूज किए थे। हाँ जी, जिस तरीके फिर आपने देखा कि एक फॉलो अप
वजीर अब जो जिनके साथ कल मीटिंग भी हुई है, उन्होंने आर्मी चीफ से भी की, ये उसका फॉलो अप ही है ना, जो पहले हमारा बड़ा हाई लेवल वहाँ पर कराया, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। अभी हमें भी हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल ये है कि अब तक हमें ये सबक भी मिल चुका है कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, कौन हमारा दोस्त है और कितना पक्का दोस्त है। लेकिन दोस्तियां तो होती हैं सारी इंटरेस्ट के ऊपर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा किसी को फॉर ग्रांटेड तो लेना नहीं चाहिए, चाहे वो चीन हो या अफगानिस्तान हो, कोई भी, कि ये हमारे भाइयों की तरह है जी, कि ये तो ऐसे तो नहीं होता ना, भाइयों की तरह तो होते ही हैं, लेकिन हर मुल्क के स्टेट के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं। लोधी साहब, एक चीज जो मैं आप और से पूछना चाह रहा हूँ इस मौके का फायदा उठाते हुए, कि एक तो सी पैक है, BRI उनका प्रोजेक्ट है, और अभी रशिया जो है कि वो भी ये ट्रेड एंड रूट प्रोजेक्ट, मुझे ज़हन में नाम एग्जैक्टली नहीं आ रहा, उसके ऊपर काम कर रहा है, और पाकिस्तान उसके अंदर भी शामिल होने के लिए रजामंदी जाहिर की है और उसने ऑफर भी किया था। तो ये जो आपने अपना प्रोग्राम एक स्टार्ट में बात की थी कि हमें ये देखना होगा कौन से हमारे देरपा दोस्त हैं, कौन हमें यूज़ करते हैं और फिर वो भूल जाते हैं मुश्किल वक्त के अंदर, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा कोई राइट डायरेक्शन अप्रोच इख्तियार की है कि अपने जो नेबर चाइना है या चाइना के साथ रशिया है, तो इस खित्ते के अंदर अगर हम ज़्यादा मजबूत होंगे, मजबूत होंगे, तो शायद हम ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर सकेंगे, रेदर देन कि हम सात समंदर पार किसी और पे ज़्यादा इन्हिसार करें। जी बिल्कुल ठीक है। चूंकि मुल्कों के ताल्लुकात का मामला, इसलिए मैं ज़्यादा इस सेंसिटिव मामले को नहीं छेड़ूंगा। इतना ज़रूर कहूँगा कि बजाय इसके कि हम इनिशिएटिव लेकर पहले से ही ये डायरेक्शन इख्तियार करते या इख्तियार करने वालों के साथ रहते, हमने ये पहले तमाम बाकी एवेन्यूज़ पहले ट्राई किए, जब वो नहीं काम बना तब जाके वो, तो ये एक चीज़ आखिर चाइना भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। एनीवे, फिर भी मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, यही हमारी डायरेक्शन बनती है, यही हमारा फ्यूचर है, और हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए। जब ईरान के ताल्लुकात के साथ हमें बाहर से प्रेशर आता है कि आपने ये नहीं उनसे लेना, वो नहीं लेना, तो आपको ये कहना चाहिए कि हमें पता है कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, हम अपना खुद फैसले करेंगे। ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ जो आपके मसाइल हैं, वो मसले हैं, हमें मालूम है, लेकिन ना आपका वजीर आजम वहाँ पर गया है कभी, ना आपका आर्मी चीफ गया है कभी, ना उनके किसी बड़े को आपने बुलाया। तो अगर आप सबसे ज्यादा आपको अफेक्ट करता है वो मुल्क, और वहां पर चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये भी ख्याल रखें, ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए कि देखिए चीन के साथ आपका एक किस्म की कंपटीशन भी है अफगानिस्तान के अंदर। आप पीछे हाथ बांध के, हाथ जोड़ के खड़े, कुछ भी नहीं वहां कर रहे, वो वहां पर धड़ाधड़ उसने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इतने काम कर रहा है। आप अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान हुकूमत से ठीक कीजिए, और इतना बड़ी आपकी सरहद है, आप जो मामला हैं उस पर बात जरूर करते रहें, लेकिन वहां पर जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मिडिल अपने सेंट्रल एशिया की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू हो सकती है ना भाई, और तो कोई तरीका नहीं है। तो चीन, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशिया कंट्री, दिस इज द फ्यूचर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। बाकियों को मैं ये नहीं कह रहा कि नाराज करें, बाकियों के साथ आप ताल्लुकात पूरे ठीक रखने की कोशिश करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन क्या है हमारी। अच्छा जैसे एक और जो बड़ा चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है, ये कि अभी क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी साहब की हुकूमत दोबारा बन गई है, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वेस्टर्न एरिया है कि वो स्टेबल हो, वहाँ पे अमन हो। बलूचिस्तान, KP के अंदर, इवन सिंध के अंदर तक उनकी पेनिट्रेशन, और अभी तो क्लेम तो बहुत वो कर रहे हैं कि चाहे पंजाब में भी हमने फलां को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये जो एक बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये होगा कि हम इस तरफ जब आ रहे हैं अपने नेबर्स के अंदर, तो इंडियन इन्फ्लुएंस जो है अफगानिस्तान में भी हमें नज़र आता है, ईरान में भी नज़र आता है, और बाकी एरिया के अंदर, तो इसको हम कैसे आप समझते हैं कि हमें बैलेंस करना चाहिए? जी, पहले तो वो जो क्रेडिट लेते हैं या कहते हैं जी हमने ये मार दिया, वो कर दिया, उस पर मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगा। देखिए, माना कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, माशी तौर पर बड़ा है, आबादी के लिहाज से बड़ा है, रकबे के लिहाज से बड़ा है, ताकत के लिहाज से बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ये ना समझें इस बात को। हमारे मैं अवाम और नौजवानों की बात कर रहा हूँ कि ये तो समझना चाहिए ना कि भाई वो दुश्मन है, वो दुश्मनी निभाएगा, हर चीज को एक्सप्लॉइट करेगा। 2 बंदे अगर वो हमारे मारते हैं तो 24 का वो क्लेम करेगा। ये जो भी ब्रिगेडियर साहब वाला मामला हुआ है, हम जानते हैं कि ना उनका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक था ना कुछ, कोई अभी वो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है, तो 12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने क्लेम कर दिया कि जी हमने वो बंदा मार दिया, तो उन्होंने तो ये काम करना है। लेकिन मुझे हैरत उस वक्त होती है जब हमारे लोग वही राग लापना शुरू कर देते हैं और साथ उनके मिल जाते हैं कि भाई वो है ना शेर के कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो इस बात का हमें एहतियात करना चाहिए कि हमें उसका कद बढ़ाना नहीं चाहिए, वो बड़ा तो है, लेकिन उन्हीं का नैरेटिव लेके आगे चल पड़ना कि जी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया,
ठीक है, हमारी तवज्जो जरा इस तरफ और बढ़ाने की जरूरत है, और बाकी चीजों की तवज्जो से हटे हैं तो हम इस तरफ से तवज्जो ज्यादा होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम उसको उसके साइज से बड़ा जो है वो दिखाना शुरू कर दें। करें। और आपने जो असल सवाल था वो क्या था, मैं वो यही था कि हम इसको कि इनकी जो इंटरफेरेंस रहती है वेस्टर्न साइड्स के ऊपर जो जी वो मैं समझ गया। देखिए बात ये है कि उनके वजीर खारजा वहाँ पर एक से ज्यादा दफा दौरा कर चुके हैं और वहाँ पर बैठ के सारे मामलात उनके साथ बातचीत करते हैं। आपको पता है प्यूटन ने बाकायदा इनके जो सफीर है उसको बाकायदा रिसीव किया है वहाँ पर, हालांकि मानते ये भी नहीं, में से किसी ने रिकग्नाइज किया। मैं तो पाकिस्तान को ये सजेस्ट करूंगा, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कि आप भूल जाए दुनिया अपने अपने कामों में लगी हुई है। उधर से यूक्रेन वॉर चल रही है, उधर से गजा की वॉर चल रही है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि बड़े भाईजान कहेंगे तो हम इनको तस्लीम करेंगे। भाई आप तस्लीम करें, उनके वहां पर एम्बेसडर को बुलाएं, इधर उसकी तौकीर करें, अपने वजीर आजम को उधर भेजें, अपने आर्मी चीफ को वहां भेजें, उनको यहाँ पर मदऊ करें, अपने ताल्लुकात ठीक करें। तो ये इन्फ्लुएंस वाली बात है, ये तो मेरे भाई कोशिश होती है, वो खुद डिफ्यूज हो जाएगा अगर हम अपना इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ा देंगे। बहुत शुक्रिया। जनरल नईम साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कि इस वक्त जो रीजनल सिचुएशन और पाकिस्तान को चैलेंजेस है वो क्या है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हम पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़े हुए उनके ऊपर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे कुछ नैब के केसेस के हवाले से, जब से कानून पे तरमीम हुई है, और मेगा करप्शन केसेस के हवाले से ये बताया जा रहा है कि निस्फ से ज़्यादा केसेस जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तनाज़ा, और लाहौर के अंदर जो नए हलकों की तमाम फॉर्म 45, 47 जो है वो खोले जा रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर के ऊपर मरीम नवाज साहिबा का हल्का, हमजा शहबाज का, अलीम खान का और ओन चौधरी का हल्का जो है वो भी शामिल है। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ज़ेर समाअत है, और इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ जो है कि अपील की हुई है, लेकिन अभी वहाँ पे एक लार्जर बेंच बनना है। इसलिए क्या ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपने फैसले कर पाएंगे उस वक्त तक कि जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ना निपटा सके। और दूसरा बखसूस नशिस्तों का मामला बड़ा अहमियत का हामिल है, जो 24-25 जून को इसकी समाअत होनी है, फुल कोर्ट इसकी समाअत करेगा। और ये मखसूस नशिस्तें इस हवाले से बड़ी अहम है कि अगर ये हुकूमत को मिलती हैं तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी जो तयन करना और उसमें कोई एक्सटेंशन का जो पहलू है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बड़े अहम मामला हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अजहर सदीक साहब मारूफ कानूनदान है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके साथ हम ये सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। सबसे पहला मामला तो ये आपको याद होगा एक ज़माने में जब 2014-15 में शायद एक फहरिस्त पेश हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस वक्त भी नैब और ये केसेस और तरमीम और NRO का मामला बड़ा चल रहा था कि कोई तकरीबन 180 के करीब केसेस थे, मेगा करप्शन केसेस। तो अब ये कहा जा रहा है कि निस्फ से ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो गए हैं, कोई नैब में तरमीम की गई, कुछ में बरियत हो गई, कुछ जो है वैसे ही ख़त्म कर दिए गए। तो इस किस्म के अमल से आप समझते हैं कि माशरे से करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, या करप्शन के खात्मे के लिए कोई मैकेनिज्म रहना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए एक बात तो बड़ी बात है खालिद जमील साहब, पाकिस्तान में करप्शन कोई खत्म नहीं करना चाहता है। एक इमरान खान था कि जिसने कोशिश की कि इसको कैसे ले जाया जाए, उन्होंने नैब में कोई दबाव, प्रेशर, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जो मर्जी ये कहते रहे, अपने तय कोई नहीं। मैं तो कई चीजों का गवाह भी हूँ कि झूठे केसेस के हवाले से बात नहीं की। अब जो कि नैब जब से बना है हमेशा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रहा है, करता रहा है। तारीखी तौर पर तो ये बातें सारी अपनी जगह पर मौजूद है। और पता है आपको, एहतसाबुर रहमान सैफुर रहमान ने ये बनाया था उस वक्त नवाज शरीफ के कहने के ऊपर। बाद में ये आइडिया जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया, ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया और वो चलता रहा। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि UN कन्वेंशन और करप्शन 2005 कानून था व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। हमने ये जो आप जिक्र कर रहे हैं मेगा करप्शन के केस का, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कई पेशियों में पेश हुआ था, और ये कुछ 480 अरब के करीब के ये केसेस थे, और कई ऐसे केस थे जो ओपन एंड शट केस थे। लेकिन
वजह क्या है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े चेहरे, यानी कई कई साबका जर्नैल इन्वॉल्व हैं इसमें, कई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं इसमें, कई ब्यूरोक्रेट इस्तेमाल है, और कई हमारे सियासतदान, चूंकि गठजोड़ है ना सारे का सारा, तो कोई नहीं चाहता। बजाहिर ये है कि ये नैब अभी तो फिलहाल तारीख में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और अब भी इस्तेमाल हो रहा है। अगर आज भी अगर आप बैठकर देखें तो बता दें कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना का केस कोई केस है, 190 मिलियन का कोई केस है, बिल्कुल केस कोई नहीं है। और उसके अभी सिर्फ और बता दें उसके अलावा कोई और काम कर रहे हो, और जो इमरान खान के करीब जो लोग हैं जिनको वादा माफ गवाह बनाना चाहते हैं, एक फराज शहजादी और उनके खामंद हसन जमील के हवाले से मैं केस देख रहा हूँ। हाउसिंग सोसाइटी तबाह बर्बाद कर दी नैब ने और उनके मिलके कि किस तरह से वादा माफ कोई गवाह की तरफ चले जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। वो लड़ाई लड़ रहे हैं FIA पता नहीं क्या क्या कुछ करके देख लिया। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि अभी देखे ना, तरमीम कर दी है उन्होंने, और तरमीम इमरान खान ही उसमें अपील में ले गए, और इमरान खान ने अपील वापस नहीं, हालांकि मेरा नुक्ता नजर था कि अपील वापस ले लें आप, उन्होंने कहा नहीं वापस नहीं लेनी। उन्होंने अपील पे बहस की और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला जेर इल्तवा है। लेकिन आपकी पार्लियामान जो है ना, वो ये सब बट्टी के नीचे फेंक चुकी है। अच्छा, लेकिन अजहर साहब, करप्शन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी बता रही है, तमाम इंटरनेशनल और नेशनल रिपोर्ट्स इवन बता रही हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों जो एक स्टेटमेंट दिया था कि 500 से 600 अरब टैक्स चोरी होती है हमारे सिस्टम के अंदर भी। करप्शन तो हो रही है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई ना कोई इदारा, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि चाहे जाए कि हम इस कवानीन को इतना बेअसर, या इदारों को इतना बेअसर कर दें कि हर कोई छूट हासिल कर ले। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपके सामने, मैं बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये बड़ा इशू, इसमें कोई शक नहीं है। UN कन्वेंशन भी है, उस पर अमल दरामद भी हमने करना है। तो क्या बिल है हमारी, क्या हमारे इदारे हैं इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट, क्या वो चाहती है इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहती करप्शन खत्म होने के लिए। वो तो इमरान खान एक लगा हुआ है, कोशिश करता फिर रहा है, और वो कोशिश भी की। लेकिन अब जो कि पार्लियामान में अब देखे ना, 2 जजेस और चीफ जस्टिस उमर ताब बिंदयाल साहब थे, जस्टिस जाजुल हसन थे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। दोनों ने कहा कि ये कानून गलत है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नहीं, कानून बिल्कुल ठीक है। पार्लियामान अब अपील फाइल हुई है, इस अपील में तो नैब बिल्कुल ही खत्म हो जाना ना, नैब की तो बंद कर देना। और अभी मैं पहले कायल नहीं था इस बात का, लेकिन अब मैं भी इस बात पे कायल हूँ कि ये कानून जो है ना, कानून को तब्दील होने की जरूरत है। और अगर आप वाकई चाहती हैं तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड आके, यानी ये करप्शन रोकनी है, ये घुन की तरह खा गई है, मुल्क तबाह हो गया है। और अगर इन चीजों को आप वाकई आगे लेके जाना चाहती है ना, तो उसके लिए एक लाएअमल तय करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, हमारी अदालतों को भी बैठना पड़ेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी मैं समझता हूँ कि इस सारे मामले में सीरियसली, यानी एक ऐसा वाया मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी कोई नहीं है। सुबह ही अगर आप देखें ना, अभी आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देख लें, आपने कभी सुबह सिंध में सुना, आपने कभी सुबह बलोचिस्तान में सुना कुछ किया? पंजाब में आपने देखा वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो मौजूदा डीजी है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मंबा है। बाकी सब लोगों के खिलाफ केस उन्होंने उसी को खावर मानका को उठाया, और आपने देख लिया उसके और फिर वो इद्दत केस में जाके कन्वर्ट हो गई करप्शन सारी। मतलब कानून के साथ साथ कुछ माइंड सेट जो है कि वो हुकूमतों का भी और इदारों का भी वो बदलने की जरूरत है, सियासी जमातों का भी। इसके साथ ज़रा एक और मामला भी मैं आपके इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ कि हम माइंड सेट की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी अभी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला इसको चल रहा है, दूसरी तरफ जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद का तब्दील किया गया था, उस हवाले से भी 24 तारीख को समाअत होनी है। और तीसरी तरफ लाहौर के अंदर जो ट्रिब्यूनल कायम हो चुके हैं चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के ऊपर, उन्होंने जो नोटिस कर दिए हैं लाहौर के बड़े अहम हल्के हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है वो इसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, नहीं हो सकता? या सुप्रीम कोर्ट जो है कि अगर ये कह देती है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, तो फिर ये तब्दील होंगे और मामला जो है कि 5-5 साल लटक जाएगा, असेंबली खत्म हो जाएगी लेकिन मामला खत्म नहीं होंगे ट्रिब्यूनल के? देखिए, एक बात तो देखिए, 2 इशू हैं, अब जरा समझने वाली बात है। देखिए, इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपॉइंट करने का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है। ये कहां से आ गया कि उनकी मर्जी के तैनात करना है? ट्रांसफर पोस्टिंग भी इन्होंने करनी है, ये नहीं है। मिसाल के तौर पर आप अपना आइन में लिखा हुआ है कि जजेस तैनात करने का इख्तियार सदर का, तो सदर थोड़ा तैनात करता है, वो
वो तो बुनियादी तौर पे ऊपर बाकायदा हमारी सुप्रीम कोर्ट देखती है, पैटर फैमिली का प्रिंसिपल है कि उसको सारा कुछ पता है और उसके मुताबिक देखती आई है। तो यहाँ तो अब आपने पहले था ना रिटायर्ड जजेस का, तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तब्दीली हुई और इत्तेफाक राय से हुआ और हाईकोर्ट के जजेस लगाए गए। इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के जजेस चाह रहा था इलेक्शन ट्राइब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमारी हाईकोर्ट नहीं मान रही थी। और वो बात ठीक है कि जब उनकी मुशावरत है, मुशावरत बामानी है, जो नाम दे दिया वही होंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल चूंकि जिसके खिलाफ फैसला वो चुन के लगाया कि ये बंदा इधर होगा, ये कौन होते हैं इस बात के हवाले से भाई नोटिफिकेशन कर दे, उसका मकसद यही है अपॉइंटमेंट का, नोटिफाई करना है उन्होंने, लेकिन ये कोई रोल नहीं है। और इसमें अजहर साहब, इसमें एक चीज और आपसे वजाहत चाहूंगा कि आइन में तो अगरचे है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि वो चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट जो है उनकी मुशावरत से बनाए जाएंगे। तो मुशावरत तो बामानी, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुशावरत बामानी होनी चाहिए, रेदर देन के अच्छा सिर्फ एक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जजमेंट्स है ना इसके ऊपर, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर 140 सेक्शन के अंदर दूसरा जिसका जो पहलू है ना कि वो तब्दील कर दिया कि रिटायर्ड जज लगा सकते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए किया और मिली भगत के साथ किया। सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ नहीं थे, वो मैंने चैलेंज किया हुआ है, ऑर्डिनेंस मैंने चैलेंज किया हुआ है, नैब के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी मैंने चैलेंज किया हुआ है, ये भी मैंने चैलेंज किया, नोटिस हो गए हुए हैं उसके अंदर। अब वहां क्या किया, वहां रिटायर्ड जज लगा लिए। अब ये वाला मामला जब चीफ जस्टिस आपके पास आया 2 महीनों ने कहा ये क्या कर दिया आपने ऑर्डिनेंस का, वो जहां तक अपॉइंट करना, ये मामला सारा देखना, वो तो अल्टीमेटली मुशावरत बाबानी मुशावरत जो हाईकोर्ट का जज कहेगा, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कहेंगे, उसके मुताबिक ही तैनात होनी है। मैं इसको बहुत बड़ा सेटबैक नहीं देख रहा। अभी लार्जर बेंच बनना है, वो आपको पता है कि वो कमेटी बैठती है प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसमें बड़ी मजेदार बात आपको बता दूं खाली, उसमें देखे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अपनी मर्जी का बेंच तो शायद ना बना सके, क्योंकि जस्टिस सईद मंसूर अली शाह उसके अंदर है, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। तो मेजॉरिटी जो है ना वो 2, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन 2 ऐसे इंडिपेंडेंट माइंड जज है कि वो चाहेंगे कि ये वाला मामला, और चूंकि अब तो सवाल आ रहा है चीफ जस्टिस का, आज रऊफ हसन ने भी कह दिया, मैंने वो बताया 2021 का फैसला जो 11 फरवरी 2021 को हुआ था कि 5 जजेस ने कहा कि इमरान खान से रिलेटेड कोई केस भी जो है वो जस्टिस काजी फैसले 5 सुनना चाहिए उनको, ये ऑब्जर्वेशन थी। तो आज मैं समझता हूँ कि आपने सारे केसेस उठा कर देख रहे ना, इंडिया के अगेंस्ट जितने भी फैसले हैं उनमें जस्टिस काजी फैसले साहब मौजूद हैं, वो चाहे। और एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि अभी जो आज इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल किया है वो सुन्नी ताद का उनसे मखसूस नशिस्तों वाला, वो रिजर्व सीटों की तरफ चला गया कि रिजर्व सीटों में अपना सुन्नी ताद काउंसिल ने जमा ही नहीं कराया है। भाई वो बात बड़ी सीधी सी है, मुझे तो वो तारीखी तौर पर उन्होंने कहा कि इन्होंने नजरियाती से अपने टिकट का अप्लाई किया था और फिर खुद ही दस्तबरदार हो गए, तो इसलिए हमने आजाद डिक्लेयर किया। नहीं ना, बड़ी मजेदार बात। सेक्शन 215 जो इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है ना, वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। लेकिन सिंबल ले लें तो पार्टी बैन हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और इस वाले मामले को मैंने बड़ा सीरियसली टेकअप किया हुआ है और लाहौर हाईकोर्ट में 25 मार्च से लार्जर बेंच हो गया है और रूल 94 है, वो कहता है मखसूसी से उसको मिलेंगी कि जनाब जिसका इलेक्शन सिंबल होगा। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ इन्होंने पहले क्या किया, पार्टी का सिंबल ले लिया, पार्टी का सिंबल लिया तो एक पिटीशन फाइल की सलमान अकरम राजा ने, और उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई तो रहने दें। उन्होंने कहा नहीं, पीटीआई भी नहीं रह सकते आप, ये भी फैसला मौजूद है, ये छुपा कर रखा और हम फैसला पेश करेंगे। और जब वो पीटीआई से नजरियाती आया, उन्होंने कहा और 13 जनवरी को ये फैसला दे दिया कि जनाब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ जो है आप नहीं कर सकते, नहीं जा देखे ना। और ये उन्होंने आज खुद ही, मेरा ख्याल है कोई अपील कोई दरखास्त कुछ भी नहीं आई थी, लेकिन जब ये मंजर आया सामने की अच्छा वो पीटीआई नजरियाती से हम टिकट जमा करवा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने आज खुद तमाम आरओज़ को ये डायरेक्टिव भेज दिया था। देखिए ये रिकॉर्ड पे है ना, वो फैसला मैंने आज शेयर किया, ट्विटर पे भी मैंने शेयर किया, वो तो मुझे। और फिर कमाल की बात, अगली बात सुने भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप मौका नहीं दे रहे, उनके नॉमिनेशन पेपर आप नहीं ले रहे, वो अब ले गए रिजर्व सीटें। सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ नहीं गए कि आपने इनका सिंबल ले लिया था और हम इनके नॉमिनेशन पेपर ले नहीं सकते थे, और नॉमिनेशन पेपर रिजर्व सीटों के लेने चाहिए थे, नहीं लिए उन्होंने। फिर सुन्नी ताद काउंसिल देखिए वो इलेक्शन लड़ा या नहीं लड़ा, सवाल बड़ा वाज़ेह है
कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आपने जाके ज्वाइन कर लिया तो आप आगे, तो रिजर्व सीटें तो मिलनी है पार्टी को, वो कैंडिडेट को नहीं मिलनी। अच्छा अजहर साहब, एक बड़ा अहम सवाल ये पूरी हेयरिंग फुल कोर्ट में उठाया जा रहा था कि ये रिजर्व सीटें तहरीके इंसाफ को भी मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, क्योंकि जो एफिडेविट हैं वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट के तौर के ऊपर उन्होंने जमा करवाए थे, सबके सब ने अपनी पार्टी एफिलिएशन तो मौजूद थी उनकी। तो वो जो सलमान अकरम राजा साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी, जिसके ऊपर मामला जो है कि उनके हक में नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे थे हमें पार्टी का मेंबर तो डिक्लेयर हमें करने दें, हमने एफिडेविट दिए हुए हैं। तो अभी भी जजेस ये कह रहे थे कि ये तमाम के तमाम अवाम ने जो वोट दिया है वो पीटीआई को वोट दिया है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दिया। तो ये नशिस्तें मिल सकती है इस असूल की बुनियाद के ऊपर? देखिए बिल्कुल मिल सकती हैं, हक ही उनका है, पार्टी का हक है ना। यानी आपने देखा ना, इलेक्शन कमीशन का किरदार सामने आ जाएगा ना सारा। सिंबल ले लिया आपने, नॉमिनेशन पेपर नहीं वसूल किए, और आपने पहले कह दिया एक पार्टी छोड़ के दूसरी, ये सारे एलिमेंट जो है ना ये बदनीति या मेलाफिटी की तरफ जाते हैं। असल जो बात है ना, जो खालिद जमील साहब समझने वाली है, इशू इससे बड़ा है। मैं आज भी समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट कंपोजिशन पे मुझे अब एतराज है। 3 जजेस नए आ गए, उन 3 जजेस को ऐड करना चाहिए फुल कोर्ट के अंदर। अभी तो समात शुरू होनी है और उसके अंदर कह दिया उन्होंने, और उसमें मेरा हाल एतराज ये उठाना चाहिए। और वो जो कि फैसल सिद्दीकी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो इस बात पे आर्गू नहीं होते। हम तो बड़ा वादे कहते हैं कि नहीं, जज पे एतराज करना चाहिए उनका सामने। अब होना क्या है, अब अगला पैकेज तो आपको पता है, रिजर्व सीटें उनको मिल जाती हैं मुस्लिम लीग नून और बाकी को, तो 2 तरह एक्सरीत हो जाएगी। वो आगे आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तैयार बैठा हुआ है क्या, जजेस की रिटायरमेंट एज 62 से 65 करनी है हाई कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की 65 से 68 करनी है। उसे काफी फायदा कन्वीनियंस है उनके साथ, तो वो 3 साल उनकी मियाद बढ़ जाएगी, और 3 साल का जो काम उन्होंने करना है वो करना है। असल तो एजेंडा ये समझना है, और साथ साथ तरमीम जो की है उसमें एक ये नहीं किया, एक और काम किया है कि हाई कोर्ट के जो जजेस है ना, यानी सुप्रीम यानी मुख्तलिफ हाई कोर्ट के, उनको एक सूबे से दूसरे सूबे पे ट्रांसफर कर सके। इंडिया में तो ये कानून, इंडिया में तो आइन में लिखा हुआ है, और उसमें यह है कि ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस को जाए कि और भेज दें जहाँ पे। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में जजेस जो काम कर रहे हैं, तो जजेस को रीशफल कर देने का अभी जो पूरा तवज्जो जो है वो। लेकिन जो जजेस के बेशतर रिमार्क्स जो दिखाई दे रहे थे वो तो ये थे कि जो मैंडेट है उतना ही सीट मिलनी चाहिए, अगर किसी को नहीं दे रहे वो अलग बात है, लेकिन किसी और का मैंडेट नहीं दिया जा सकता। इस तरह से पोजीशन यही है, आईनी पोजीशन यही है कि मैंडेट के मुताबिक, यानी देखिए प्रोपोर्शनेट है ना, हिस्सा मुताबिक जुलसा है भाई। किसी एक ने एक सीट जीती है, उसको 6 सीटें रिजर्व दे नहीं मिल सकती, बिल्कुल। तो ये तो आइन की मंशा है ही नहीं है, और इस पे जजेस जो है ना वो काफी फोकस्ड हैं। लेकिन बात फिर वही है कि जस्टिस काजी फायदी साहब, और आपको याद है वो, मुझे आज भी अब्दुल कयूम सिद्दीकी का वो ट्वीट याद है, और वो मैनेज करने में कामयाब हो गए जब वो रिव्यू वाला मामला लगा था काजी फायद ईसा वाला, तो वो तो फिर बातें अब सामने चले, वो बातें खुलना शुरू हुई तो बहुत दूर तक चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपका बात कर रहे थे कि जो इस वक्त नैब करप्शन के केसेस का ख़त्म होना और जो मुख्तलिफ अदालती मामला बखसूस नशिस्तों के हवाले से चल रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के, उसके ऊपर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आएंगे तो पाकिस्तान की कुछ मईशत बजट के बारे में IMF की टीम भी जो है कि 28 जून को पाकिस्तान आ रही है, और बजट भी 28 या 29 जून को मंजूर होगा, और उसमें कौन से नए टैक्स और किन किन सेक्टर्स के ऊपर आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मैशत के बारे में इस प्रोग्राम के हिस्से में हम कुछ बातचीत करेंगे, और 28 जून को मुतवक्के है कि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, और 28 या 29 जून को ही पाकिस्तान का बजट जो है वो भी वफाकी बजट जो है वो मंजूर हो सकता है। इसमें टैक्सों की भरमार है, बेशुमार टैक्सेस जो है कुछ इजाफा भी किया गया है, और ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रही हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। और आज तो बात यहाँ तक पहुँची कि फारूक एच नायक जो है वो एक कमेटी के अंदर थे, तो वहाँ पर हुआ कि शायद IMF के इल्म में नहीं है, अगर
कब्रों के ऊपर भी टैक्स लग सकते हैं। एक ये मामला, और दूसरा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अमूमन जो है कि टैक्स में छूट दी जाती थी, क्योंकि अद्वियात का बराह रास्त जो है कि वो जान बचाने से ताल्लुक होता है। तो इस वक्त ये इतलात हैं कि एलोपैथिक जो हिस्सा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, उसके ऊपर 1% सेल्स टैक्स, और इंटरेस्टिंगली जो हमारी जो हिकमत की है, जो हर्बल से मुतल्लिक जो अद्वियात हैं, उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। ये वो तमाम की तमाम अद्वियात हैं जो मकामी सतह के ऊपर जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं। तो इसकी हमें हिकमत समझ नहीं आ रही कि ये सारे मामलात क्या होंगे और क्या होना चाहिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वो भी ज़रूरी है, इसकी हम बात करेंगे। असद अली शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में टाइम देने का। एक तो हमें ये बताइएगा कि ये जो नई टैक्स जनरेशन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं 2.1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट जो है कि 2-3 ट्रिलियन जो है इजाफा करेंगे हम अगले साल, टारगेट हम कर रहे हैं। तो जो नए सेक्टर्स के हमने एक्सप्लोर किए हैं, या कुछ एग्जेम्पशंस ख़त्म किए हैं, या कुछ स्ट्रेटजी आपको समझ आई है कि हमने क्या करना चाह रहे हैं और ये अचीवेबल है या नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। उसमें जाहिर है टैक्स रेट्स जो हैं वो तो जनरली जो लॉ है उसमें 18% है। तो बहुत सारे आइटम्स पे एग्जाम्पशंस हैं जो कि एग्जाम्पशंस ख़त्म किए हैं, और ये एग्जाम्पशंस ऐसी हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह पे, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, फूड प्रोडक्ट्स पे, ये पूरी दुनिया में होती हैं। तो जैसे मिल्क, ड्राई मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी लगाया है। तो जाहिर है उससे गरीब आदमी के ऊपर जो है वो टैक्स, ये सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो और सारा बोझ जो है वो तो गरीब आदमी पे ही पड़ेगा ना, और हर आदमी पे पड़ेगा एक तरह से। और उससे जो महंगाई जो है, जो कि आपकी पिछले साल एवरेज हमारी साल में कोई 20-22% थी या 24% थी, कम हो गई थी मई में 11-12% पे आ गई थी, 11-12% तक आ गई थी। तो वो जाहिर है मुझे लगता है कि उससे महंगाई बढ़ेगी। और उसके अलावा कुछ चीजें जो हैं, जैसे जाहिर है सैलरीड इनकम लोगों के ऊपर लगाया है, और एक्सपोर्टर्स पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया है। तो एक्सपोर्ट्स तो हमारी वैसे ही नहीं बढ़ रही, तो ये तो काफी काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। फिर उसके अलावा जो नॉन कॉर्पोरेट जो है AOPs हैं या इंडिविजुअल्स बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर जो है 35% से उसको 45% पे ले गए। तो बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स जो है ना पाकिस्तान में, वैसे ही बहुत ज्यादा थे और बढ़ा दिए हैं, जो कि जाहिर है उसमें इकोनॉमी वैसे ही आपकी स्लो है। कोई 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 9% पे चली गई है। बहुत सारे आपके लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं हो रही पाकिस्तान में। तो इस एनवायरनमेंट में जाहिर है ना आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होंगी, और सेविंग्स आपकी वो भी थोड़ी बहुत ही श्रिंक हो गई हैं। और जो सेविंग्स हैं, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की जो बैलेंस शीट आई है मई में, उसके हिसाब से पूरे, यानी इस वक्त जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, जो मुल्क की सेविंग्स हैं, उसका 99% होने वाला है। वो सारा गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी बोरोइंग में जाता है। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट का है वो बैंकें फाइनेंस कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो क्रेडिट है वो कम हो गया है। ADR यानी एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो जो है तकरीबन 800 बेसिस पॉइंट से वो कम हो गया है। तो जाहिर है कोई बोरो नहीं कर रहा, इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि अगले साल जो है पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम से कम होती जा रही है, और सेविंग्स ही जाहिर है इस एनवायरनमेंट में आपकी ना इन्वेस्टमेंट है ना सेविंग्स है। तो मुझे नहीं समझ आया कि ये बजट जो है, इससे IMF प्रोग्राम तो शायद आपको मिल जाए इससे, लेकिन उससे आपका फिर IMF से आपका कंटिन्यूस मईशत कैसे चलेगी? ये जो नए एरियाज एक्सप्लोर करने की हर हुकूमत ये बात करती है कि हम टैक्स बेस को एक्सपेंड करेंगे, नए एरियाज एक्सप्लोर होंगे, तो आपको नजर आता है इसके अंदर कुछ चीज़ें हुई हैं? मैं पाशा साहब का एक क्लिप सुन रहा था, उसके अंदर वो कह रहे थे कि एग्रीकल्चर के अंदर अभी बड़ा पोटेंशियल है। सिर्फ पंजाब के अंदर कोई 500 अरब रुपए की इनकम है, और जो डिक्लेयर्ड इनकम वो कह रहे हैं, और उसके ऊपर सिर्फ 4 अरब रुपए का टैक्स है। तो ये बड़ा इरैशनल सा नजर आता है। तो आप समझते हैं कि जो नए एरियाज थे एक्सप्लोर, उनको करना चाहिए था? एक तो देखें, एग्रीकल्चर की जो इस साल ग्रोथ है, जो आपकी पिछले साल आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी GDP की,
इस साल आपकी 6%, 6.2%, 2.4% जो है वो 6.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ की वजह से हुई है। अब एग्रीकल्चर में जो वीट सबसे बड़ा जो क्रॉप है, आपको पता है कि फार्मर को पैसे ही नहीं मिले। 3,900 अनाउंस किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, यहाँ सिंध में 4,000 किया था, तो वो तो 2,800 में भी नहीं बिक रही पंजाब में। और अगला क्रॉप जो है जो खरीफ कॉटन में, उसमें ऑफ टेक जो है बहुत कम हो गया है फर्टिलाइजर का, तो आगे तो मुझे एग्रीकल्चर में भी नहीं लग रहा। जहां तक देखें एग्रीकल्चर में टैक्स कलेक्शन जो है ज्यादा होनी चाहिए, जो है वो बहुत कम है इस वक्त, लेकिन ये पूरा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। दूसरी बात ये है कि जो एवरेज जो पंजाब में जमीन है वो 10 एकड़ है तकरीबन, ज्यादातर मीडियन जो है ना, और सिंध में भी मोरलेस ऐसे ही है। तो इनकी जो है ना, ज्यादातर लोग जो है फार्मर जो है ना, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब वो बिलो इनकम लेवल पे आएंगे, एग्जाम्पशन लेवल पे आ जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि उसमें मतलब आपका 40% लेबर जो है ना उसमें एम्प्लॉयड है, तो उसमें ठीक है एनफोर्समेंट भी बहुत कम है, और उसमें होना चाहिए एग्रीकल्चर से टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन जितना ये कह रहे हैं उतना नहीं होगा मेरे ख्याल में। अगर वो 4-5 अरब रुपए या 10 अरब रुपए होता है, तो ये सारे मुल्क में मेरे ख्याल है कि 50 अरब तो कम से कम होना चाहिए, इतना कोशिश करनी चाहिए, रियलिस्टिक होगा। लेकिन मेन इशू जो है ना, वो आपका टैक्स कलेक्शन से ज्यादा एक्सपेंडिचर का है पाकिस्तान का। हमारा जो खर्चा है, जब आप देखें ना, बांग्लादेश से आप कंपैरेटिव इकोनॉमी से करें कंपेयर, हमारा पिछले साल मैंने एस्टिमेट किया है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 24-25% ऑफ द जीडीपी है। इस साल भी आप सारी जो बजट्स अनाउंस किए हैं और उसको जीडीपी से आप कंपेयर करें, 19 ट्रिलियन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, 5 ट्रिलियन के करीब जो है वो पंजाब का है, और ये सिंध का 3 ट्रिलियन है, 1.25 ट्रिलियन जो है वो वहां का है केपी का, और 1 ट्रिलियन, ये सारा आप ऐड करें तो ये 29-30 ट्रिलियन हो जाता है। अब 30 ट्रिलियन आपका जीडीपी जो है इस वक्त 106 ट्रिलियन है, वो अगर आप बढ़ा के अगले साल पे ले जाएं, 15% और बढ़ा दें उसको, तो ये तकरीबन 23-24% जो है ना खर्चा है। अब आप टैक्स टू जीडीपी रेशो आपका भी 10-11% है, बांग्लादेश का भी वही है, उनका खर्चा जो है वो 14-15% है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम टैक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं उससे टैक्स कलेक्शन भी एक्चुअली कम हो रहा है। अभी भी इकोनॉमिक सर्वे में शाह साहब 29% हमारा रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन बढ़ी है, और 33 to 5% जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं। एग्जैक्टली। और इस साल आपने बजाय इसके कि खर्चे कम करते, जो आपका 18th अमेंडमेंट के बाद जो फंक्शंस ट्रांसफर हुए थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम 10 मिनिस्ट्रीज बंद करेंगे, वो नहीं किया उन्होंने। सूबों में भी डुप्लीकेशन ट्रिप्लीकेशन है। आप ये देखें कि एफबीआर जैसा भी है बहुत इनकॉम्पिटेंट है, कम टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन वो 90% जो है मुल्क की टैक्स कलेक्शन एक अदारा करता है, जो भी आता है कम आता है, लेकिन उसके मुकाबले में सूबे जो हैं वो 10% भी नहीं कलेक्ट करते। सूबों में 3 अदारे हैं टैक्स के, यानी एक टैक्स रेवेन्यू सेल्स टैक्स सर्विस जो करते हैं, यहाँ पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, वो उस पर खर्चा ही खर्चा आप करते हैं, वो टैक्स कलेक्शन कोई नहीं करते। तो असल अब इस साल जो है, फिर आप ये देखें कि 3.8 ट्रिलियन, तकरीबन 40% जो है ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आपने बना दिया। ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी ज्यादातर वेस्ट होता है, ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स पे लगा रहे हैं हम, जो कि आपको पता है कि जो थ्रूपुट है वो इट रन्स इनटू, मतलब आपकी एवरेज एक स्कीम जो है ना 10-15 साल लगते हैं उसको कंप्लीट होने में, तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो उसके आते ही नहीं है, बहुत सारी कंप्लीट ही नहीं होती हैं। ये सारा फरमाइशी प्रोग्राम होता है डायरेक्टिव्स की बेसिस पे, कोई इकोनॉमिक उसकी जो है ना एनालिसिस ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के नहीं होते, तो इसलिए मुल्क जो है आपका अनप्रोडक्टिव हो गया है। हम जो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे अपने लिए भी, हम ना गुड्स एंड सर्विस, और गुड्स एंड सर्विसेज सारा प्राइवेट सेक्टर बनाता है ना पूरी दुनिया में, गवर्नमेंट तो नहीं बना सकती है, वो खुद गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेटाइज करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू डू द बिजनेस। पूरी दुनिया में
प्राइवेट सेक्टर बनाता है। हमारा प्राइवेट सेक्टर भी जो है इतना इनकॉम्पिटेंट हमने कर दिया है बिकॉज ऑफ फ्लॉड पॉलिसीज कि हम एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ रही हैं, ऊपर से एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स ही लगा दिया है और सारा इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी ग्रोथ होती है और इंपोर्ट्स आपने रोक दिए तो आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो आगे जो दुनिया आ रही है 21वीं सदी, उसमें तो ये दुनिया जो है ना स्टार्टअप्स और टेक इनेबल्ड बिजनेसेस हैं सारी की सारी। हमारे पास ना डिजिटाइजेशन हो रही है ना स्टार्टअप का इकोसिस्टम है। आप इंडिया को देखें ना कि इंडिया कहाँ चला गया है। मतलब हमारी अब स्टॉक मार्केट 8,000 पॉइंट्स पे उस लिहाज से तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कोई $35 बिलियन की हमारी होगी टोटल मार्केट कैप, हमारी कैपिटल मार्केट का, जो 2017 में $100 बिलियन थी, 35 बिलियन पे है। उसके मुकाबले में आप इंडिया की देखें, इंडिया $5 ट्रिलियन की है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है जो कि मतलब हमारी इकोनॉमी के 10-12% ऑफ द जीडीपी है, तो सारी 100% से ज्यादा है। सारी की सारी मेरे तरजीहात को बदलना होगा और गवर्नमेंट को जरा ये फोकस करना होगा कि अपनी पॉलिसीज को किस तरह से प्रोडक्टिव जो एरियाज है उस तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद अली शाह साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं मीशत, पाकिस्तान की मीशत इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। IMF भी इसी हफ्ते अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान आ रहा है, तो की जा रही है कि पाकिस्तान का नया प्रोग्राम जो है IMF के साथ तय पा चुकेगा। लेकिन तरजीहात अगर हम अपनी बदल लें तो शायद इस किस्म के प्रोग्राम्स की भी पाकिस्तान को ज़रूरत ना रहे। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।